नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करीब 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त आज जारी की, तो देश के अन्नदाता के लिए किए जा रहे कामों को भी विस्तार से गिनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से अपने विरोधियों को भी जमकर घेरा, तो सनातन विरोधियों पर भी करारा प्रहार किया। क्या रहा खास प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे में, इस खबर पर करेंगे विस्तार। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश और असम के दौरे की भी, बताएंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की विधानसभा में आज क्यों मचा हंगामा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को बम्पर सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर जारी की योजना की 19वीं किश्त। 9.8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए 22,000 करोड़ रुपए। कहा, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। बिहार दौरे पर पीएम मोदी का महागठबंधन पर वार। कहा, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो किसानों की स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। जंगल राज वाले महाकुंभ को दे रहे गाली। बिहार नहीं करेगा माफ। पीएम मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। कहा, वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करके सम्मेलन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का मार्ग कर रहा प्रशस्त। 2025 के पहले 50 दिनों में देश में तेजी से हो रहा विकास। दिल्ली विधानसभा में नए सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत विधायकों ने ली शपथ। विजेंद्र गुप्ता बने स्पीकर। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कमरे की फोटो जारी कर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने के आपके आरोप को किया एक्सपोज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, आस्था के साथ किया खिलवाड़। समाजवादी पार्टी और वामपंथियों को महाकुंभ में नजर नहीं आई सनातन की सुंदरता। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करके देश के किसानों के खाते में सीधे 22,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम मोदी ने 10,000 वे किसान संगठन उत्पादक संगठन की आज शुरुआत की। एफपीओ की उन्होंने शुरुआत की, तो मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने बासिलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण परियोजना को भी आज शुरुआत की है। किसान कल्याण को समर्पित मोदी सरकार का अन्नदाताओं को एक और बड़ा उपहार। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,700 करोड़ रुपए की रकम सीधे ट्रांसफर हो गई। पीएम ने किसान कल्याण को एनडीए की प्राथमिकता बताया। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। सोमवार को ही पीएम किसान योजना के 6 साल होने की वजह से अवसर और भी यादगार बन गया। ये किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नगद सहायता योजना है। इसमें पात्र किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसके तहत अब तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम ने वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण के साथ साथ बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र और मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का भी उपहार दिया। पीएम ने बिहार के खगड़िया में देश के 10,000वें एफपीओ निर्माण पर खुशी जताई। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता,
ये किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। बिहार के विकास के लिए एनडीए के प्रयासों को गिनाते हुए पीएम ने मखाना बोर्ड के गठन का जिक्र किया। खाद पर दी जा रही भारी सब्सिडी का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसकी वजह से बीते एक दशक में किसानों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्नदाताओं का कहना है कि मोदी सरकार के किसान कल्याण से जुड़े प्रयासों से उन्हें बेहद मदद मिली है। हमारे साथ वैसे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं जिनके अकाउंट में आज ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप ये मोबाइल देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा हो 2000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि। मोदी जी की राज में दलालों का छुट्टी हो गया। बहुत अच्छा है, किसानों इससे डीजल और खाद बीज लोग खरीदते हैं। जो 6000 रुपया सालाना हम लोग को मिलता है और हम लोग का अब जो एक हिम्मत होता है, एक बल मिलता है जो अभी तक नहीं मिलता था। किसानों के हित में मोदी सरकार के प्रयासों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हुई विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इतना ही नहीं, फसल भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना तैयार किए जाने, 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाले विशाल गोदाम तैयार होने, रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न उत्पादन और एक दशक में 20 लाख करोड़ से अधिक की एमएसपी खरीद ने अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने में बहुत सहायता की है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खेती किसानी के लिए, अन्नदाता के लिए पीएम मोदी की सरकार लगातार बीते एक दशक से काम कर रही है और किस तरीके से आंकड़ों के नजरिए से ये दिखाई पड़ता है कि जमीन पे एक बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की ही 19वीं किश्त नहीं बल्कि और भी ऐसे तमाम प्रयास है जिसकी वजह से देश के अन्नदाता को एक बड़ा संबल प्रदान हो रहा है। क्योंकि आज 19वीं किश्त के माध्यम से लगभग 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए का सीधा डीबीटी किया गया। इसका फायदा उनको मिलता नजर आ। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से किसान हित में लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। कृषि बजट में 6 गुना इजाफा किया गया। अगर 2014 की बात की जाए तो 22,000 करोड़ रुपए बजट होता था खेती किसानी के लिहाज से, और 2025 के मौजूदा बजट की बात की जाए तो ये 1.27 लाख करोड़ है और ये अपने आप में 6 गुना के करीब इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये दिखाता है कि कैसे खेती किसानी और अन्नदाता के लिए लगातार मोदी सरकार प्रयासरत है। किसान हित में मोदी सरकार के बड़े फैसलों की बात की जाए, 2014 से 24 में 20 लाख करोड़ रुपए कृषि उपज की खरीद की गई और ये पैसा सीधे किसानों के पास गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है किसानों के हाथ में पैसा देने का काम एमएसपी की खरीद के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा भी देश के किसानों अन्नदाताओं को मिला है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा है वो देश के किसानों को मिला जब उनकी फसल बर्बाद हुई है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए तो देश में 25 करोड़ से ज्यादा किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसका फायदा वो उठा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से अपनी खेती किसानी करने के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ई-नाम की अगर बात की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मंडियों को जोड़ा गया है अपने आप में इंटरनेट के माध्यम से, उस लिहाज से लगभग 1400 कृषि मंडियां, बड़ी बड़ी कृषि मंडियां देश भर में वो अपने आप में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सभी तरीके से बाजार उपलब्ध करा रही देश के किसानों को एक बृहद बाजार मिल रहा है। इनाम के द्वारा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का लेन देन हुआ है। किसानों की जो उपज है, कृषि उपज, उसको लेकर इसका फायदा भी अपने आप में किसानों को मिला है। उच्च पैदावार वाले बीज की जो एक तरीके से अभी तक संख्या होती थी लगभग 1400 से भी कम होती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 2900 लगभग 3000 के आसपास किया गया ताकि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो सके और उसका फायदा खेती किसानी की बेहतर उपज के साथ मिल सके। ऑर्गेनिक या फिर प्राकृतिक खेती के लिहाज से अगर बात की जाए तो 15 लाख हेक्टेयर तक इसके दायरे को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का फोकस जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें लगभग 25 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होते दिखाई पड़ रहे हैं। 15 लाख हेक्टेयर का जिक्र हमने किया जिस दायरे को बढ़ाया गया है। 10 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो देश के किसान हैं उनको मिली है।
लगभग 2.25 लाख पीएम कृषि समृद्धि केंद्र भी देश भर में विस्तार लेकर मौजूद हैं, जिसका फायदा किसान वहां से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वह तमाम जानकारियां और संसाधन वहां से उनको उपलब्ध होते हैं। 10,000 एफपीओ का लक्ष्य भी आज पूरा कर लिया गया, जब प्रधानमंत्री ने 10,000 में एफपीओ की आज शुरुआत की है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिहाज से बात की जाए, एक एक बूंद पानी का बेहतर उपयोग करके देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए, उस लिहाज से 42 लाख हेक्टेयर से इसका दायरा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने की कोशिश की गई है, ताकि जो स्मॉल इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप ज्यादा हो सके। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है और लगभग दुनिया का 25% दूध हिंदुस्तान में पैदा होता है। यह हमारी दुग्ध उत्पादन की क्षमताओं को दिखाता है। पशुओं के स्वास्थ्य पर भी टीकाकरण के कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के माध्यम से खर्च किया गया। पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो, इस पर भी बहुत बड़ा एक तरीके से कोशिश की गई है। एमएसपी पर धान की खरीद की बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच में लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए एक तरीके से इतनी मूल्य की धान खरीद हुई है। लेकिन 2014 से 24 यानी बीते एक दशक की अगर बात की जाए तो ये 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई, यानी कि 2 दशकों का अंतर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद की बात की जाए 2004 से 14 का जो दशक था उसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की गेहूं की खरीदी हुई थी एमएसपी पे, और इसी दौरान अगर पिछले एक दशक 2014 से 24 की बात की जाए तो ये 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुई थी, यानी इसमें लगातार इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है। कृषि ऋण क्रेडिट की अगर बात की जाए तो 2004 में ये 2.25 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि 2024 में 25.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी कि सरकार क्रेडिट ज्यादा दे रही है, ऋण ज्यादा उपलब्ध करा रही है देश के किसानों को, ताकि वो बेहतरी से अपनी खेती किसानी कर सकें। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक के तौर पर भारत ने किन किन कीर्तिमानों को स्थापित किया, उसमें दूध का हमने जिक्र किया ही, उसमें मसाले भी हैं, उसमें दालें भी हैं, जूट है, केला है, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, ये तमाम वो चीजें हैं जिनमें भारत दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश है। ये भारत की क्षमताओं, हमारे देश के अन्नदाता किसानों, उनके लिहाज से अपने आप में एक बड़ा एक आंकड़ा भी दिखाता है कि कैसे देश में खेती किसानी में एक बड़ा विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो ये दिखाता है किस तरीके से हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में विषय है जिसको लेकर हमने जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की थी। तो इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। हमारा विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अन्नदाता को पीएम मोदी का सम्मान, और ये अपने आप में आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है किस प्रकार से, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। देवेश चतुर्वेदी जी हैं, जो कि सचिव कृषि मंत्रालय के हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है देवेश जी। और सबसे पहला सवाल तो यही कि किस तरीके से 19वीं किश्त के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का जो अभी तक की पूरा प्रयास रहा है, ये फायदेमंद हुआ है देश के किसानों अन्नदाताओं के लिए, उसका कुछ एक बानगी आप थोड़ा सा बताएं हमको, क्योंकि आपको बेहतर आंकड़े हमसे ज्यादा पता है कि कैसे ये फायदा दे रहा है देश के अन्नदाताओं को। जी नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से पीएम किसान योजना लागू की गई थी और आज उसके 6 वर्ष की वर्षगांठ भी थी। और इसी अवसर पर जब भागलपुर में ये 19वीं किस्त निर्गत हुई, उससे लगभग 9.8 करोड़ किसानों को सीधे डीबीटी से 2,000 रुपये की एक किस्त गई है। और जैसा कि आपने बताया था कि ये जो 6,000 रुपये जो जाते हैं 3 किस्तों में, इसकी जितनी भी हम लोगों ने स्टडीज़ कराई हैं, उससे ये सिद्ध हुआ है कि इससे हमारे किसान भाई बहन जो हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उससे पहले के जो आवश्यक इनपुट्स होते हैं, और विशेष रूप से आप जानते ही हैं कि हमारे देश में 86% से अधिक स्मॉल और मार्जिनल लघु सीमांत कृषक हैं, और उनके लिए विशेष तौर पे बाकी किसान भाई और बहनों के लिए भी ये धनराशि इतनी आवश्यक हो जाती है इनपुट्स लेने के लिए, बीज हो, खाद हो या अन्य प्रकार का लेबर का खर्चा हो। तो इसको करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है खेती किसानी को आगे बढ़ाने में। और इस योजना से हमारे देश में इसका सबसे बड़ा डीबीटी का सिस्टम लागू हुआ है। और इसके एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहली बार एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, एआई का उपयोग अगर देश में हुआ है हमारे सरकार में,
तो वो इसी योजना के शिकायत निवारण प्रणाली में हुआ है, जब हमने एक किसान ई मित्र चैटबॉट लागू किया, जिसमें किसान भाई बहन अपना फार्मर आईडी जो कि पीएम किसान आईडी, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डाल के अपनी योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी, कब किस्त मिलनी है, कितनी किस्त मिली थी, क्यों नहीं मिल रही, सब जानकारी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से। सर, बीज से लेके बाजार तक लगातार किसान को हर स्तर पर संबल प्रदान करने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। लगभग एक दशक किस प्रकार से रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत उत्पादों में हम नंबर 1 हो गए हैं, बहुत में नंबर 2 या 3 की स्थिति में, और बहुत तेजी से आगे विकास कर रहे हैं। किस तरीके से हर स्तर पे एक मदद का फायदा किसानों को मिला है परंपरागत खेती में तकनीक के सहयोग से? जी, जैसे मैं इस योजना के अलावा सबसे बड़ा जो फायदा तकनीक के सहयोग का हो रहा है, जो आपने एक अपने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, इसमें भी किसानों की रुचि धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। 4 करोड़ से अधिक हमारे किसान भाइयों और बहनों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है, और जितना भी उनको प्रीमियम देना पड़ा है, जो कि 1.5 से 2% होता है, उसके से 6 गुना ज्यादा मुसीबत जब आई है, जब कभी क्रॉप का नुकसान हुआ है फसल का विभिन्न प्रकार की दैवीय आपदाओं से या अन्य कारणों से, उससे उनसे 6 गुना ज्यादा उनको भरपाई ऐसे किसान भाइयों बहनों को हुई है। और इस योजना में भी हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्षति जो है समय से और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के या इंटरफेस के ऑब्जेक्टिव तरीके से निकाली जा सके, उस पे भी हम बहुत तेजी से राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जी सर, हमने देखा कि बजट में इस बार प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया, और ये कोशिश है देश के उन 100 जिलों में जहां औसत से कम उत्पादकता दिखाई पड़ती है, सबसे कम एक तरीके से उत्पादकता है। किस तरीके से ये प्रयास की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और इसका फायदा किस तरह से होगा, क्योंकि हमने इसी प्रकार की एक सिमिलर सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक पूरी योजना को साकार होते हुए देखा है, इसमें कैसे आगे हम बढ़ेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आकांक्षी जनपद या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो स्कीम थी, जो चल रही है कई वर्षों से, और उसके इतने सकारात्मक परिणाम आए थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसमें नीति आयोग के माध्यम से और राज्य और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सब लोग उस पर रुचि लेके कार्य कर रहे थे। वो जो एग्रीकल्चर, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे, इनका चुनाव मुख्य रूप से सोशल इंडिकेटर्स पे, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के इंडिकेटर्स पे मुख्यतः हुआ था, हालांकि कृषि भी उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जो ये योजना प्रधानमंत्री धन धान्य योजना आई है, इसमें 100 जिलों का चुनाव पूरे देश में ऐसे जनपदों का लिया जाएगा या जिलों का लिया जाएगा जहां या तो प्रोडक्टिविटी औसत से बहुत कम है, क्योंकि देश में यद्यपि हर जगह प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, हर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन कुछ राज्य या कुछ जिले बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं, कुछ उतने अपेक्षित गति से नहीं बढ़े हैं। तो जो सबसे कम उत्पादकता वाले या सबसे कम जहां क्रेडिट का इस्तेमाल हुआ है, क्रेडिट बैंकों के माध्यम से उतना नहीं जा पाया जितने की अपेक्षित था या एवरेज से कम है। और तीसरा कि जहां पर लैंड उपलब्ध है, जमीन कृषि योग्य उपलब्ध है, लेकिन पूरा उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया विभिन्न कारणों से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या सिंचाई की वजह से। तो इन ऐसे जनपदों को हम केंद्रित रख के अपनी योजनाओं के सारे रिसोर्सेज को कोशिश करेंगे वहां पर केंद्रित करके, और जिले का स्पेसिफिक एक एक्शन प्लान बना के सभी हितधारकों के साथ मिलके, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे ये जनपद भी तेजी से हम लोग के नेशनल एवरेज के पास पहुंच जाए, जिससे वहां के किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, देश को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। जी सर, अब देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों से दलहन और तिलहन पे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत का जितना एक उत्पाद है उससे ज्यादा हमें शायद बाहर से कई बार मंगाना पड़ता है, हमारी जरूरत ज्यादा है। उसमें आत्मनिर्भर भारत बने उत्पादकता में, और हम अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा कर सकें, मिशन मोड में काम करने की बात हो रही है। किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं सर? जी, जैसे आपने कहा कि पिछले बजट में ही ये अनाउंस हुआ था तिलहन मिशन का, और उसका क्रियान्वयन भी आरंभ हो गया है। हमको कैबिनेट से मंजूरी अभी 3 महीने पहले मिली थी, और उसको इस साल के हम लोग ये जो समर की जो ग्रीष्मकालीन फसल आएगी, फिर खरीफ रबी, सभी राज्यों से मिलकर हम लोग तेजी से तिलहन के एक्सपेंशन का कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे कि हमारी जो इम्पोर्ट पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होती जाए, और हम अगले 5-6 साल में लगभग आत्मनिर्भर बन जाए। दलहन में ये स्थिति थी कि आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में जब आह्वान किया था किसान भाइयों बहनों का, तो 1.5 गुना जो है 2 साल में ही 1.5 गुना हमारा तिलहन का
लगभग जो 16 मिलियन था वो बढ़ के करीब करीब 25 मिलियन से भी ऊपर टन का हमारा प्रोडक्शन हो गया था। लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन लगभग उसी स्टेज पे रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, इनकम्स बढ़ रही है, लोगों के खाने की जरूरतें भी बढ़ रही है, डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही थी और वो करीब करीब जो गैप है उसकी वजह से हमें कुछ ऐसे दलहन इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, विशेष रूप से जो है अरहर या तूर कहते जिसे कहते हैं उड़द है, इनका हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा मसूर का भी करना पड़ रहा है। तो इस बार ये विशेष रूप से मिशन लॉन्च हुआ है जिससे हम लोग किसान भाइयों और बहनों को उच्च कोटि के जो सीड होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज देके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एरिया एक्सपेंशन करेंगे और उसी के क्रम में ये एश्योरेंस, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला था कि 3 जो दालें हैं, मसूर, उड़द और अरहर, इनका जो किसान हमारे नाफेड और एनसीसीएफ के डैशबोर्ड पे जो अपना पोर्टल पे जो है ये उगाते हैं और रजिस्टर करेंगे, उनके सारी की सारी ये 3 दालें एमएसपी पे खरीद ली जाएंगी। तो इससे एक बहुत बड़ा एक संबल मिलेगा किसान भाइयों बहनों को और वो प्रेरित होंगे कि उनको मालूम है कि एश्योर्ड मार्केटिंग है एमएसपी पे, तो वो उसको लगाएंगे और लगाने के बाद अगले 4 साल ये एश्योरेंस रहेगा तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से कदम उठाएंगे। फिर सर, हम एक पैरेलल प्रयास ये भी देख रहे हैं कि जहां खेती के कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पे फोकस दिखाई पड़ रहा है, पैरेलल साथ साथ ये भी है कि किसानों को एक अल्टरनेट इनकम, एक व्यवस्था उस तरीके की दी जाए, चाहे वो मत्स्य पालन के माध्यम से हो या अन्य चीजों को लेकर हो। उस दिशा में भी जो प्रयास चल रहे हैं किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, आपको वो प्रयास जमीन पे कैसे उतरते दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें ना केवल हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हैं उससे हटके हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं और हॉर्टिकल्चर या उद्यानीकरण में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी इनकम्स में बहुत तेजी से इजाफा होता है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कृषि जो हमारे जो फूड की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो आवश्यक है वो तो खाद्यान्न हमारे पैदा हो ही हो, साथ ही साथ किसानों की आय और बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर और उसके अलावा जो एलाइड एक्टिविटीज है, विशेष रूप से मत्स्य पालन, फिशरीज का और पशुपालन, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने में आई है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा पशुपालन क्षेत्र के भी कई योजनाओं का शुभारंभ बिहार राज्य के लिए किया गया है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यद्यपि आप शायद सवाल आगे पूछे, लेकिन जो 10,000 एफपीओ की जो बात हो रही है, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 29 फरवरी 2020 चित्रकूट में ये योजना माननीय प्रधानमंत्री ने आरंभ की थी। अब हम लगभग 5 साल पूरा होने के आ रहा है फरवरी में, और हमने आज 10,000 एफपीओ को पंजीकृत करके उसको ऑपरेशनल किया है। और सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का कार्य अगर कोई हो सकता है संभव, तो इन्हीं कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से हो सकता है और हो भी रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भविष्य में। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ कृषि पत्रकार संदीप दास जी भी जुड़ गए। संदीप जी, स्वागत है आपका। बीज से लेकर बाजार तक जो एक पूरा प्रयास बीते एक दशक में हमको किसानों के समर्थन में दिखाई पड़ रहा है, उसको आज मौजूदा वक्त में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि भी एक बड़ा सहयोग और संबल देता नजर आ रहा है किसानों को। संदीप जी, करीब करीब जैसे आपने बताया कि 3,07,00,000 करोड़ रुपए का अभी जा चुके हैं। 2019 में प्रोग्राम शुरू हुआ था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 9 करोड़ फार्मर्स को मिल रहा है प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मिलता है। तो थोड़ा सा उनका जो खेती का जो एक्सपेंसेस है वो ये टेक केयर करता है और 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। पीएम किसान के अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स, जैसे आपने बताया कि पॉलिसिस जो आत्मनिर्भर बनने का स्कीम है, सब्सिडी जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 12 लाख करोड़ का सब्सिडी दिया गया है, जो फर्टिलाइजर का सब्सिडी है, ये सब तमाम चीजें कि इनपुट कॉस्ट, तो किसान का खेती का जो कॉस्ट है वो कैसे कम किया जाए, उसको प्राइस जो जैसे उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा तो उस हिसाब से उसका आमदनी बढ़ेगा। आमदनी बढ़ने के लिए खाली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम बने, उसको मार्केट के साथ, बाजार के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए इनाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी का बात किया गया है, तो सारे मंडी को जोड़ने का बात चल रहा है और काफी हो चुका है करीब करीब। और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 बना चुके हैं, उसमें से एक बात बता दूं, उसमें से 8,000 ओएनडीसी जो गवर्नमेंट का जो साइट है ओएनडीसी के ऊपर आ चुके हैं। दैट मीन ओएनडीसी में करीब 8,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स कलेक्टिव जिसको बोलते हैं, उनका जो प्रोड्यूस है, बहुत सारे तरह की प्रोडक्शन है वो बेच रहे हैं वहाँ। डिजिटल जो जेम पोर्टल है उसमें भी बहुत सारे फार्मर कलेक्टिव बेच रहे हैं, तो उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। 5 साल का सपोर्ट मिलता है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को। 10,000 बना चुके हैं
जी। तो ये सारे एक तमाम सिस्टमेटिक सपोर्ट सिस्टम पे बनाकर फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़े और उसका लागत कैसे कम हो और इनकम कैसे बढ़े, ये दो तरह से स्ट्रैटेजी में गवर्नमेंट लास्ट 10 साल से काम कर रहा है। उसका फल अभी देखने को मिल रहा है। अभी देखिए इतना साल जी के बाद संदीप जी, 4-10 हजार। जी आपको रुकना चाहेंगे, थोड़ा वक्त की इतनी ही सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी, दिवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और आपको अब दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो कि गुवाहाटी से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुवाहाटी पहुंचे अब से कुछ देर पहले, तो किस प्रकार से उनका भव्य स्वागत किया गया, उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने असम एडवांटेज एग्जीबिशन का भी दौरा किया है, अब उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त असम के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पर एक एग्जीबिशन असम एडवांटेज का दौरा किया है। निश्चित तौर से किस तरीके से असम विकास की नई धारा अपने आप में आगे बढ़ा रहा, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री करते हुए।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे गुवाहाटी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त असम के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पे एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, समझने की कोशिश की कि कैसे असम विकास की गति पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम प्रदर्शक वहां मौजूद थे, तमाम कंपनियां मौजूद थी, अपने अपने जिन कामों को वो वहां पे अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री को वो देते हुए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आज जब बिहार में थे तो कैसे उन्होंने महागठबंधन पर किया सियासी प्रहार। इस खबर पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000। पीएम किसान सम्मान निधि के छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को आज जमकर घेरा। तो उनके समय के जंगल राज पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज के समय बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो मौजूदा उनकी सरकार के द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे तमाम कामों को विस्तार से गिनाया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के नाम पर सनातन का विरोध करने वालों पर भी तंज कसा और कहा कि ऐसे लोग देश की एकता के लिए खतरा है। भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार ना होती तो शायद किसानों को यूरिया भी न मिल पाता। प्रधानमंत्री ने राजद पर सीधा राजनीतिक हमला किया और कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं उन्हें किसानों के दुख दर्द का एहसास कभी नहीं हो सकता। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री ने भागलपुर की धरती से लालू यादव की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज वाले भी महाकुंभ को गालियां दे रहे हैं। सनातन और महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री ने रविवार को भी मध्य प्रदेश के छतरपुर से पलटवार किया था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। बात सनातन की हो या एकता के महाकुंभ की, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपने गौरवशाली विरासत को सहेज रहा है और विकास भी कर रहा है। उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास दिलाया कि बिहार की पहचान जंगल राज में कुशासन वाली बन गई थी, लेकिन भविष्य में बिहार की पहचान विकास की होगी, सुशासन की होगी और बिहार के गौरवशाली अतीत वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री आज बिहार में थे और उन्होंने वहां से सियासी वार भी चलाया और इसी पे हम चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, पीएम का सियासी वार जंगल राज पर करारा प्रहार। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री का सीधे एक तरीके से वार था जंगल राज पर। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। जिज्ञासु जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जंगल राज के समय को याद दिला के हमला बोला है। वो एक ऐसा बैगेज है आरजेडी के साथ में, वो हटाए नहीं हट रहा है। नहीं, हमारा जो शासनकाल था लालू जी का, राबड़ी जी का या फिर तेजस्वी जी का 3 वर्ष बतौर उप मुख्यमंत्री, यह उन लोगों के लिए आत्मबल भरने वाला शासनकाल था जो वर्षों से उपेक्षित थे, तिरस्कृत थे, लांछित थे, वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे। और इन सब को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस देश की जो बौद्धिक परंपरा है और बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक एक रिवायत है, उन्होंने 6 विश्वविद्यालय खोले लालू प्रसाद जी ने, 1 राबड़ी जी ने। और जब केंद्र में मौका मिला, हम लोग 24 एमपी जीत कर आए थे और उसमें 9 लोगों को मंत्री बनने का अवसर मिला, तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपीए के दौरान गया में, मोतिहारी में और फिर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय जो मौजूदा शक्ल में आपको दिखता है, और 1 एएमयू का परिसर किशनगंज में। तो ये सब हमारा काम रहा। और पूरे बिहार में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने के लिए जो उस समय हमने बजट में प्रावधान किए, हर वर्ष 40,000 करोड़ रुपए के हिसाब से अतिरिक्त सहायता राशि दिलवाई। तो इसलिए बिहार का जो पूरा शासनकाल, उसमें किसानों के लिए
सिर्फ 3 से 5 रुपया जैन जी, प्रति बीघा लेकिन मालगुजारी देनी पड़ती थी। जैन जी, तो इसलिए ये दुष्प्रचार चल जैन नहीं पा रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। बात चारा घोटाले की भी तो होती है, उस पूरे कार्यकाल के समय की बात होती है, जो अपने आप में देश का एक ऐसा घोटाला था जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। मैं इस पर भी कहना चाहता हूं कि ये जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से 70 के दशक से ये घोटाला चला रहा था, जिसमें जांच के आदेश लालू प्रसाद जी ने दिए और उन पर जो आय से अधिक संपत्ति का इल्जाम लगा तो सीबीआई उच्चतम न्यायालय में साबित करने में विफल रही और उस मामले में वो बरी हुए। कुछ और मामले जो हैं वो चल रहे हैं, चूंकि लालू प्रसाद जी समझते थे कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की ताकत है और इसका जब हम अनुपालन करते हैं उन प्रक्रियाओं का तो सबसे ज्यादा कमजोर लोगों को लाभ मिलता था। और उत्तर प्रदेश के अभी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी की तरह अपने ऊपर चल रहे आरोपों मुकदमों को वापस नहीं लिया उन्होंने, तो इसलिए कभी फाउल गेम नहीं खेला। ठीक है, फाउल गेम नहीं खेला, ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जयराम जी, विप्लव जयराम जी, सवाल ये, ठीक है, ओके, जयराम जी, सवाल ये, वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने दबे कुचले वंचित वर्गों की आवाज बन को एक तरीके से बुलंद करने का काम किया है और जो कुछ भी हुआ उसकी तो जांच हुई, ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। देखिए, राजद के ऐसे पक्ष पर आज प्रहार किया है प्रधानमंत्री जी ने कि बौखलाहट चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है, लालू जी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तेजस्वी बौखलाए हुए हैं और प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो झूठ का एक अच्छा भ्रमजाल इन्होंने बुनने का प्रयास किया, लेकिन ये तो हकीकत है कि बहुसंख्यक समाज जो जिसकी बात होती है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उन तमाम समाज के लोग अब इनके साथ नहीं है। अगर होते तो 2005 से लगातार इनको सत्ता में बाहर नहीं रहना पड़ता। 1990 में एक बार ये जब जीत करके आए थे, उसके बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव कभी भी सत्ता में रहे हो, परिवार के लोग रहे, बैसाखी पर ही रहे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग वाली सरकार के आशीर्वाद से ही ये राज्य में स्थापित हुए थे। अब इन्होंने काम क्या किया था? नारा लेकर आए सामाजिक न्याय, लेकिन किया परिवार की आय बढ़ाने का काम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाथ मजबूत किया उन अपहरण उद्योग चलाने वालों का, इन्होंने हाथ मजबूत किया उन अपराधियों का, जातीय नरसंहार करने वालों का। ये चरित्र रहा है। राजद का मतलब है रॉबरी, आर फॉर रॉबरी मतलब जनता के पैसों की लूट यानी घोटाला, जे फॉर जातिवाद यानी लोगों को जातियों में तोड़ने का काम, और डी फॉर दलाली, कैसे मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अपहरण और फिरौती दलाली की रकम तय होती थी। ये हमारा आरोप नहीं है, ये लालू जी के साले हैं सुभाष यादव, वो कह रहे हैं। इसका जवाब तो अभी तक कोई दे नहीं पाया। अरे वो नाराज चल रहे इसलिए कह रहे होंगे। मैं आता हूँ जयराम जी, घोटाले से लेकर के अपहरण उद्योग तक जो कुछ लालू जी ने किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और लालू जी एक सजा याफ्ता अपराधी हैं जी, इस समय हाँ बेल पे है। ये अपने आप में सच है, ये सच्चाई बात है अपने आप में। ठीक है जिज्ञासु जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जैन जी, मैंने आपसे ही बातचीत शुरुआत की थी। जयराम जी, जैन जी, मैंने आप लोगों से ही बातचीत शुरुआत की थी। आ रहा हूँ, एक सेकंड। पैनल में और भी जिम्मेदार महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका भी बात सुनिए। जयराम जी, जैन जी, जयराम जी, जैन जी, एक सेकंड। जयन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जयन जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड। अरे जयन जी, जयराम जी एक सेकंड। पीछा कराने का इल्जाम किन पर है जयराम जी? अरे जयन जी, जिज्ञासु जी एक सेकंड। किसके समय में हुआ है? बिहार में चुनाव आ रहा है, ये तपिश अभी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने घोटालों की सूची जारी की थी नीतीश कुमार जी पर इल्जाम लगाते हुए। का मतलब बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार ने कहा। अरे जैन जी, जिज्ञासु थोड़ा धैर्य रखिए। अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं आता हूँ आपके पास में। एक सेकंड, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हैं। अरे सुनने का धैर्य रखिए। जैन जी, जब जयराम जी एक सेकंड। अरे जरा प्लीज आवाज कम कर दीजिए, प्रोड्यूसर प्लीज आवाज कम करिए। एक सेकंड अवधेश जी, सवाल ये है कि सुगबुगाहट शुरू है क्योंकि चुनाव एक तरीके से बिहार में संभावित, और ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उस जंगल राज की याद दिलाते हैं। बहुत लोग ऐसी इस पीढ़ी के होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन अपने आप एक ऐसा काला अध्याय रहा है, बिहार ने उसको झेला है। तो शायद ये अपने आप एक ऐसी चीज है, जब भी इस बात को आप रखिए
तो अपने आप में आरजेडी और उनके सहयोगी कांग्रेस को दिक्कत होती है। देखिए, अभी डीडी न्यूज़ पर जो डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी ने कहा, तो मैं तो कहा कि मैं कहाँ धरती पर हूँ कि कहीं और हूँ। कहाँ से आवाज़ आ रही कि लालू जी के राज में सड़क, लालू जी के राज में विश्वविद्यालय। वो जो कुछ भी कह रहे हैं, यूपीए का शासन काल था, लेकिन बिहार में वो नीतीश कुमार और भाजपा के काल की बात है। वो जो जितने यूनिवर्सिटी का ये नाम ले रहे हैं सब 2005 के बाद की है। तो वो अब ये तो नहीं, लेकिन चरवाहा विद्यालय तो खोला। सुनिए, वही कह रहा हूँ, उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। अरे केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरे सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होती है। मुझे भी विज्ञान है, देखिए मुझे भी ज्ञान है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी स्टेट सरकार डिमांड करती है, स्टेट जमीन देती है, स्टेट की ओर से डिमांड जाता है, जमीन देती है, उसके बाद खुलता है। हम लोगों को मालूम है सर, उस प्रोसेस में मैं भी हूं, मैंने भी उस विश्वविद्यालय को बनवाने में भूमिका निभाई है। आप तो अभी आए हैं, आपकी पता नहीं कितनी उम्र है, मुझे नहीं मालूम आपको, और आज देखा नहीं है। देखिए, अगर लालू जी का और राबड़ी जी का राज, अगर जंगल राज, आतंक का राज, जो भी अपराधी बाहुबली जो चाहे कर दे। नीतीश कुमार उस समय, एक बार मैंने एक इंटरव्यू किया था, बोले बिहार का, वो सही बात थी, बिहार में उस समय कोई अगर तय कर ले कि किसी को मार देना है तो वो मार देगा। कोई भी आदमी साधारण तय कर दे कि किसी को उठा लेना है अपहरण में तो उठा लेगा, और कोई और उसका एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा थाने में, बल्कि यहां तक कि पुलिस से चाहे तो आप मर्डर करवा दे, अपहरण करवा के रखवा के पैसे ले लें आप। ये स्थिति बिहार के राज्य की थी। और बिहार में पिछड़े, दलित, फॉरवर्ड, सभी को जिसके पास भी बन पड़ा, वो सब अपने बाल बच्चों के साथ या तो बिहार छोड़ के, कहीं बच्चे हमारे बाहर पढ़े, कहीं बाहर चले गए। लोगों ने अपने जमीनें बेच बेच के आज दिल्ली से लेके इतनी बड़ी संख्या जो बिहार की दिल्ली, नोएडा और एनसीआर में है, जब उसी काल में तो आए ही थे। उसके पहले बिहार के लोग यहाँ कहाँ होते थे? लोगों ने भेजा। शाम को 6 बजे के बाद अगर 5,000 रुपए हैं तो आप सड़क पर नहीं निकल सकते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, तो छोड़ दीजिए, 2004 में मैं अपनी गाड़ी से बिहार जा रहा था, मैंने 7 बजे रात को यूपी क्रॉस किया था, चंदौली में किसी को फोन किया, मैं आ रहा हूं, मुझे को डांटने लगे वो, ये क्या कर रहे हो, बिहार है, रात में जहां हो वहीं रुको। और मुझे फिर वापस आकर के एक उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस में रात में रुकना पड़ा। मैं बिहार में इंटर नहीं बिल्कुल, किया। ये सच्चाई रही है सर। हाँ, दूसरी जो इस समय स्थिति हुई है, देखिए, जो इस समय महाकुंभ में संपूर्ण देश के गली गली से, मैं इस मुद्दे पे एक सेकंड आता हूं आपके पास में। जयंत जी, सवाल यही है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब ये एकता का कुंभ है, लेकिन लालू जी इस तरीके का बयान देते हैं, उसकी लगातार निंदा होती है। ये तो एक तरीके से विरोध वाली राजनीति हो गई ना। संक्षेप में जवाब चाहूंगा जयंत जी आपसे। देखिए, कुंभ वगैरह पर क्या कहना नहीं कहना, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि भाई, जब आपने ये अपील की है देशवासियों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, तो आपको उसका समुचित प्रबंध करना भी चाहिए, और ये जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। लेकिन हम तो किसी और को कोट नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे हुए लोग और जो कमिश्नर हैं वहां प्रशासन में, उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी उठिए। ये भगदड़ की स्थिति उन्होंने पैदा की, पैनिक उन्होंने क्रिएट किया। और दूसरे एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि लालू जी ने जो बयान दिया, मैं उस पर आपका रिएक्शन पूछ रहा हूं। लालू जी ने जो बयान दिया कुंभ को लेकर, मैं उस पर रिएक्शन पूछ रहा हूं। व्यवस्थाओं पे हम बहुत चर्चा करते हैं, आपके यहां से भी लोग आते हैं। हाँ, तो मैं उस पर भी कह दूं आपसे कि लालू प्रसाद जी का बयान था कि भाई, रेल मंत्री जो कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए हैं, और वहां दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उसको मुख्य जनसंपर्क, मुख्य जो अधिकारी हैं इनके, वो कह रहे हैं कि अफवाह है। तो ये कैसा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है भाई, जहां इस तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। जयराम जी, सवाल ये है कि एकता का कुंभ कह के क्या एक तरीके से फिर से वो कंसोलिडेशन की तरीके से इबारत लिखने की कोशिश बीजेपी एनडीए कर रहा है बिहार में संभावित चुनाव को लेकर? जयराम जी, जल्दी से जवाब। देखिए, जिस प्रकार से इनको लालू का जंगल राज, चारा घोटाला, अपहरण, उद्योग और तमाम चीजें नहीं दिखी, उसी प्रकार से सनातन का अपमान नहीं दिखा। जयंत जी प्लीज सुन लीजिए, जयंत जी प्लीज सुन लीजिए, जंगल राज की आवाज को बंद कर दीजिए प्लीज। लालू प्रसाद यादव का केवल सवाल नहीं है, तेजस्वी यादव के बयान पीछे सुन लीजिए ना, कि मंदिर में इलाज होता है, मंदिर में शिक्षा मिलती है। तो अब तो सारी चीजें दिख रही हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक मंदिर परिसर में एक भव्य, बड़े और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। तो सनातन किस प्रकार से चलता है, क्या क्या करता है, ये देश और दुनिया के लोग जान रहे हैं। लेकिन इनके मंत्री थे चंद्रशेखर,
लगातार धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे थे। इनके एक फतेह बहादुर सिंह थे, वो लगातार मां दुर्गा, बिल्कुल ये तमाम जो कमेंट्स या बयान थे ये सबने देखे हैं। समय थोड़ा सीमा है अवधेश जी, जल्दी से, क्योंकि एकता का कुंभ की बात हो रही है तो वह दूसरी ओर लगातार इस प्रकार के बयान भी आ रहे हैं। नहीं, एकता का कुंभ नहीं है। देखिए, किसी को भी भारत में जो एक सो कॉल्ड सेकुलर या दलितों को, पिछड़ों को झूठ सनातन के विरुद्ध भड़का करके और शासन करने वाले अपनी अज्ञानता में रहे हैं, वो उनके अंदर एक भय पैदा हो गया है कि इतना हमने भय पैदा करने की कोशिश की कि वहां व्यवस्था नहीं है, वहां फलाना है, लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन गांव-गांव से करोड़ों लोगों को निकल करके आना और हर जाति के, हर पार्टी के, हर क्षेत्र के लोगों का बंद नहीं हो रहा है। अगर ये हो गया, सामाजिक एकता कायम हो गई, जाति तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें अगर विलीन हो गई तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उस राजनीति खत्म होने के भय से जो एक असंतुलन होता है, उसमें बयान निकल रहा है, कुंभ क्या है, फालतू, कुंभ फालतू। तो कोई कह रहा है वहां तो जहरीले पानी में लोगों को स्नान करा रहे हैं, आप जा रहे हैं उस पानी में स्नान करा रहे हैं, तो लाशों को बालू में ढक दिया गया, तो कूड़े में डाल दिया गया। इस प्रकार के बिल्कुल तमाम प्रकार की गलत बयानी हो रही हो, शायद इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री ने कल भी इस बात को एक सार्वजनिक मंच से बोला और आज भी बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो क्या दिया उन्होंने विकास को लेकर मंत्र। इस खबर पर होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है।
आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मध्य प्रदेश में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। समिट में देश विदेश से डेलीगेट्स और उद्योगपति मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है और न ही ऊर्जावान लोगों की। जल्द ही मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 प्रदेशों में शामिल होकर देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा संबल प्रदान करता नजर आएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में निवेश को आमंत्रित करने के लिए 18 नई नीतियों का लोकार्पण किया, जो निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां दुनिया देश के विकास में अपार विश्वास दिखा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे आम लोग हों, आर्थिक विशेषज्ञ हों, वैश्विक संस्थाएं हों या अन्य देश, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। OECD के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। औद्योगिक विकास के लिए जल संरक्षण पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नदियों को जोड़ने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। खास तौर पर केन बेतवा परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि बीते 1 दशक से राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सुधारों को गति दी जा रही है। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि ये राज्य खनिज संसाधनों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की विकास यात्रा को बताया, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर निवेशकों का विश्वास भी जगाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी नीतियां बताई, तो वहीं जो विदेशी निवेशक मध्य प्रदेश पहुंचे, उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है।
वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में चाय बागान आदिवासियों के बीच पहुंचे। चाय बागान के 8000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग प्रसिद्ध लोक नृत्य झुमुरू की प्रस्तुति के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 60 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत भी इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए मौजूद रहे। असम के सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास में चाय बागान की भूमिका काफ़ी अहम रही है। 200 साल का चाय बागान का इतिहास है और चाय बागान की जनजातियां अपनी समृद्ध परंपरा को आज विश्व मंच पर प्रस्तुत करते हुए बहुत ही उत्साहित नजर आई। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले में लापता लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वो तीनों भगदड़ में हुए जानमाल की हानि का भी पता लगाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रोनाल्ड्स और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रही FTA वार्ता को गति देने के तरीकों पर चर्चा हुई। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के चलते वायु CAQM ने सोमवार को दिल्ली NCR में ग्रेप 2 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए चरण 1 के तहत उपाय लागू रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में तेजी से उभर रहा है और पूरी दुनिया इस प्रगति को सराह रही है। गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम में भाग लेने आए जम्मू कश्मीर के युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल तरीके से ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता के समापन सत्र में भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन IIT मद्रास ने किया था। केंद्रीय मंत्री ने हाइपरलूप परियोजना के लिए IIT मद्रास को $1 मिलियन का तीसरा अनुदान देने की घोषणा की। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को महाराष्ट्र साइबर के समकक्ष पेश हुए। महाराष्ट्र साइबर पुलिस यूट्यूब पर शो के दौरान कथित अश्लील टिप्पणियों को लेकर इलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है।
स्टॉक मार्केट सोमवार को लगातार 5वें कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सोमवार को कारोबार में सभी सेक्टरों में भारी बिकवाली रही। सेंसेक्स 856.65 अंकों की गिरावट के साथ 74,454.41 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 242.56 अंकों की गिरावट के साथ 22,553.35 के लेवल पर बंद हुआ।